तो तराइन के युद्ध में हमें मुख्य रूप से 4 जो कैरेक्टर है यानी व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा करनी है भाई। 4 व्यक्ति कौन कौन से? पहला मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। दूसरा पृथ्वीराज चौहान। तीसरा जयचंद। और चौथा चंद बरदाई। कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, जयचंद और चंद बरदाई। तो मोहम्मद गोरी कौन था? सबसे पहले मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था जिसका नाम था अलाउद्दीन। क्या नाम था? अलाउद्दीन। ये जो अलाउद्दीन था ये गौर वंश का शासक था। गौर वंश का। किसका शासक था भाई? गौर वंश कहाँ चलता था? गौर वंश था मध्य एशिया में। मध्य एशिया में जो गौर वंश था वहां पर साम्राज्य बनाया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। ठीक है। तो अलाउद्दीन ने वहां साम्राज्य स्थापित करने के बाद में आक्रमण किया गजनी पर। गजनी कहाँ पड़े? अफगानिस्तान में। ठीक है। गौर वंश चलता आ रहा था, एक वंश चलता आ रहा। उसके बाद में वहां गौर वंश के नाम से ही एक साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी वहां एक शासक बना जिसका नाम था अलाउद्दीन। ठीक है। इस अलाउद्दीन का ही छोटा भाई था मोहम्मद गोरी। शासक कौन था? अलाउद्दीन। साम्राज्य किसने बनाया? अलाउद्दीन ने। ठीक है। उसके बाद में ये आक्रमण करता है कहां? गजनी पर। गजनी कहाँ है ये? अफगानिस्तान में। ठीक है। और यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ जब आक्रमण हुआ तो इसके द्वारा पूरे गजनी में आग लगा दी गई और 3 दिनों तक गजनी जलता रहा। 3 दिनों तक। यानी गजनी में भी अपने जो साम्राज्य स्थापित किया किसने? अलाउद्दीन ने। बात आई समझ में? जब अलाउद्दीन का इस क्षेत्र में यानी मध्य एशिया में भी साम्राज्य हुआ, उसके बाद में गजनी में भी साम्राज्य हुआ, तब इन दोनों भाइयों के बीच, 2 भाई कौन? अलाउद्दीन और मोहम्मद गोरी, इनके बीच समझौता हुआ। ठीक है। समझौते के तहत जो गजनी का साम्राज्य था वो किसको मिला? मोहम्मद गोरी को। और जो गौर वंश के यानी मध्य एशिया का जो साम्राज्य था वो किसे मिला? अलाउद्दीन को। उसके बाद में इनके साथ में इन दोनों में एक समझौता और हुआ कि यदि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो किस दिशा में करना है? तो मोहम्मद गोरी को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था पूर्व दिशा में। किस दिशा में? और अलाउद्दीन को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था पश्चिम दिशा में। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी किस तरफ चला? पूर्व की दिशा में। और अफगानिस्तान के पूर्व में कौन है? भारत। कौन है? तो भारत का ही उस समय हिस्सा था पाकिस्तान। 1947 में तो अलग हुआ। और ये बात है 1175 की, 1175 की। ठीक है। तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गजनी ने आक्रमण किया कहां? भारत पर। और भारत पर सबसे पहले मोहम्मद गोरी सबसे पहले आक्रमण कहां करता है भाई? मोहम्मद गोरी के द्वारा जो सबसे पहला आक्रमण था वो कहां किया गया? मुल्तान। कहां किया गया? टाइम था 1175 ईस्वी का। मुल्तान जो आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जो सिंध का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र वो उस समय भारत में आता था, अब कहाँ आता है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो 1175 पहला आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का भारत के अंदर। ठीक है। उसके बाद में वैसे आक्रमण होते रहे अलग अलग, लेकिन जो पहला आक्रमण माना जाता है वो करमाथी मुसलमानों के खिलाफ माना जाता है। करमाथी मुसलमान, करमाथी ये रहा करते थे कहाँ? मुल्तान में। ठीक है। उसके बाद में अगला जो मेन जो मुख्य जो इसका आक्रमण था वो हुआ 1188 में, सॉरी 1178 में। 1178 में कहा? ये हुआ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं गुजरात पर, 1178 में। कारण ये था क्योंकि मोहम्मद गोरी से पहले अफगानिस्तान का ही एक शासक था महमूद गजनवी। ठीक है।
उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बताइए बात। जब उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वो वहां से जितना भी धन वगैरह था सब कुछ लूट के ले गया था। उस समय जो चालुक्य वंश का शासक था महमूद गजनवी के टाइम पर, वो था भीम प्रथम। और जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो चालुक्य वंश का ही शासक था, लेकिन वो दूसरा था, वो था मूलराज सेकंड। कौन था भाई? मूलराज सेकंड। इसी को बोला जाता है भीम सेकंड। ठीक है। अब मोहम्मद महमूद गजनवी तो कामयाब हो गया था, लेकिन इसने जब आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर, तब मूलराज सेकंड ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी और इसको मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को वहां से दौड़ाना शुरू करा। और दौड़ाते दौड़ाते माउंट आबू एक जगह पड़ती है राजस्थान में, वहां जाके उसको पराजित किया। किसको? मोहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन भारत की, हमारे देश की ये प्रथा रही है कि निहत्थे पर वार नहीं करना है। अगर वो हार गया, उसने माफी मांग ली, तो उसको छोड़ देते हैं। वही काम किया मूलराज सेकंड ने। मूलराज सेकंड की माता थी जिनका नाम था नायिका देवी। उनके कहने पर जब मोहम्मद गोरी को पराजित किया, इसने माफी मांगी तो मूलराज सेकंड के द्वारा छोड़ दिया गया। ठीक है। छोड़ने के बाद में फिर जो कश्मीर का जो क्षेत्र पड़ता है, सिंध के आसपास का, सिंध के राइट हैंड का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण होते रहे और वहां इसने अपना जो है एक साम्राज्य अलग से स्थापित कर लिया। ठीक है भाई। उसके बाद में होता क्या है कि मोहम्मद गोरी 1188 ईस्वी में 1100 आक्रमण करता है भटिंडा पर। भटिंडा कहां पड़ता है? पंजाब। भटिंडा, भटिंडा के अंदर एक किला है जिसका नाम था तबर हिंद का किला। तबर हिंद का, इस पर आक्रमण किया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है। और यहीं से शुरू होता है झगड़ा मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तबर हिंद के किले पर अपना अधिकार समझता था। मोहम्मद गोरी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया, तो यहां से झगड़ा किसका शुरू हुआ? मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान का। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैं सारी बता चुका, समझ में आई? आगे झगड़ा कहां से शुरू हुआ भाई? तबर हिंद का किला। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, यानी सरनेम चौहान है तो जाहिर सी बात है चौहान वंश का शासक था। ठीक है। और जो चौहान वंश था, ये चौहान वंश चला करता था आपका दिल्ली, सांभर और अजमेर का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर शासन था भाई किसका? चौहान वंश का। और चौहान वंश का ही एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, या इसको बोला जाता है पृथ्वी राय तृतीय। ठीक है। पृथ्वी राय पिथौरा, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मुख्य नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। बात आई समझ में? क्षेत्र दिल्ली, सांभर और अजमेर। तो मैंने बताया तबर हिंद का जो किला था उसको लेकर झगड़ा हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के कितने युद्ध हुए भाई? तराइन के 2 युद्ध हुए। ठीक है। पहला हुआ 1191 में, फिर दूसरा हुआ 1192 में। तो 1191 में जो युद्ध हुआ था वो पहले झगड़े की वजह थी। इस युद्ध में होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई था जिसका नाम था गोविंद राय। क्या नाम था भाई? गोविंद राय। ये जो गोविंद राय था ये पृथ्वीराज चौहान की सेना का सेनापति भी था। इसका छोटा भाई भी था और सेनापति भी था। ठीक है। तो इसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? गोविंद राय। तो क्योंकि राजा तो यही है ना, तो युद्ध किसके बीच में माना जाएगा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? गोविंद राय। ठीक है। तो ये अपनी सेना लेकर पहुंचा
तराइन में। मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर पहुंचा तराइन में। तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तराइन कहाँ है? हरियाणा में। करनाल के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरा का पूरा तराइन का क्षेत्र ही कहा जाता है। ठीक है भाई। तो 1191 में युद्ध होता है किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी और गोविंद राय। ठीक है, या यहां पृथ्वीराज चौहान भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। इसके द्वारा मोहम्मद गोरी को डिफीट किया गया और विजेता कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान। जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। गोविंद राय के द्वारा गोरी पर सीधा आक्रमण किया गया था और भाला लगने के कारण गोरी जो है घायल भी हुआ था। ठीक है, तो इसने माफी मांगी। अब ये था बेशरम इंसान। ठीक है भाई, ये पहले भी बहुत से शासकों से हार चुका था। ये जो आपका मूलराज सेकंड था गुजरात में, उसने इसको दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसके बाद में फिर वो कहानी अलग है थोड़ी सी कि 16 बार आक्रमण किया गया था गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पर, 16 बार माफ किया गया था। उस चीज पे आएंगे। फिलहाल फोकस कहाँ है कि पहला जो युद्ध हुआ था उसमें गोरी डिफीट हुआ और जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो जिसका नेतृत्व कर रहा था गोविंद राय, उसका भाई। क्लियर है यहां तक बात? दूसरा जो तराइन का युद्ध था, अब उसका मुख्य कारण कुछ और था। तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसका मुख्य कारण कुछ और था। कारण क्या था? कारण था जयचंद। कौन था भाई? जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? इसका जो प्रेम प्रसंग था वो था पृथ्वीराज के साथ में। ठीक है, ये पृथ्वीराज को पसंद करती थी, पृथ्वीराज इसको पसंद करता था। लेकिन दिल्ली पर अपना साम्राज्य कौन स्थापित करना चाहता था? जयचंद। इसलिए जयचंद की इसके साथ में बनती नहीं थी। जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश कहाँ चला करता था ये? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पड़ता है? हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कन्नौज पर किसका अधिकार था? जयचंद का। और दिल्ली पर किसका अधिकार था उस समय? पृथ्वीराज का। उसलिए इसलिए क्या हुआ कि जयचंद की पृथ्वीराज की नहीं बनती थी, तो जब जयचंद के द्वारा संयोगिता का विवाह तय किया गया, जिसको हम बोलते हैं स्वयंवर, उस टाइम पे चला करते थे स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब स्वयं वर, यानी खुद का वर खुद चुनना। तो उसके लिए जो अलग अलग साम्राज्य के राजा थे वो बुलाए जाते थे, और जो राजा की पुत्री हुआ करती थी वो अपने पसंद का वर उनमें से चुना करती थी, उसको बोलते थे स्वयंवर। तो इस स्वयंवर में जितने भी मतलब देश, जो पूरा का पूरा देश के जितने भी साम्राज्य थे उन सभी के राजा बुलाए जाते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ठीक है, जब ये बात पता चलती है पृथ्वीराज चौहान को तो उसका ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट हुआ तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचा? कन्नौज। और वहां से संयोगिता को उठा के ले गए। बात आई समझ में? जब संयोगिता को लेकर गया तो इसकी तो बेइज्जती हुई, जयचंद की बेइज्जती हुई। लेकिन इसने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि अपना घर का, घर मतलब अपने देश का जो झगड़ा था वो अपने तक का सीमित ना रहकर जो देश का दुश्मन था उसको इनवाइट कर लिया। किसे? मोहम्मद गोरी को, कि मैं तुझे समर्थन दूंगा और हम दोनों मिलकर किसे डिफीट करेंगे? पृथ्वीराज चौहान को, है ना। तो घर का भेदी लंका ढाई, वही काम हो गया ना। तो जब किसी देश के बाहर के इंसान को, किसी देश के बाहर के दुश्मन को इनवाइट कर रहा है अपने ही देश के राजा को हराने के लिए, तो वो तो आएगा फिर। तो उसको समर्थन किसका मिला? जयचंद का। किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को किसका समर्थन मिला भाई? जयचंद का। ठीक है, और ये कहलाया तराइन का दूसरा युद्ध, जो किसके साथ में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। बात आई समझ में? बात आई समझ में? पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी के साथ में कौन था? जयचंद। लेकिन इस युद्ध में होता क्या है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कारण मैंने बताया। अब पृथ्वीराज चौहान अपने देश का था, अपने घर का था, तो कुछ ना कुछ तो भेद पता रहे होंगे जयचंद को इसके। और जब जयचंद को भेद पता होंगे तो जाहिर सी बात है मोहम्मद गोरी को भी कुछ ना कुछ इसकी कमजोरी पता चली होगी। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया और जीता कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, युद्ध कब हुआ? ये तराइन का दूसरा युद्ध 1192, यानी तराइन के पहले युद्ध के जस्ट एक साल बाद में 1192 में। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत? तो जयचंद कौन था? समझ में आई बात? कौन था जयचंद? गढ़वाल वंश का शासक था, कन्नौज पर उसका अधिकार था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कौन था? चौहान वंश का शासक था। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तीसरा, मतलब थर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि उससे पहले दो शासक हो चुके थे इसी नाम से। ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी जो थी वो राजस्थान का कुछ क्षेत्र और दिल्ली का कुछ क्षेत्र यहां तक फैली हुई थी। ठीक है भाई, अब तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1191 में, उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी के द्वारा डिफीट किया गया पृथ्वीराज चौहान को। तो यहां से दो कहानियां जन्म लेती है, जहां रोल आता है चंद बरदाई का। ये जो चंद बरदाई था, ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था, दोस्त भी था, और उसके दरबार का कवि भी था। ठीक है, कौन था चंद बरदाई? पृथ्वीराज चौहान के दरबार का कवि भी था और उसका मित्र भी था। ठीक है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक भाई? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, लेकिन यहां से जब मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया गया, तो यहां से दो अलग अलग कहानियां जन्म लेती है। पहली कहानी जो हम इतिहास के तहत पढ़ते हैं, दूसरी कहानी जो हम एक रिवाज के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहासकारों का यह मानना है कि जिस समय मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया गया था, हराया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी वहीं पे। और हत्या करने के बाद में यहाँ से भारत में दिल्ली सल्तनत काल या मुगल जो साम्राज्य था वो स्थापित हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा रिवाज है, जो दूसरी कहानी है, वो ये बताती है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की गई थी। मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराया गया, और हराने के बाद में अपने साथ में लेकर चला गया कहाँ? गजनी। ठीक है, अफगानिस्तान में। और वहां ले जाकर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी गई। तो जो चंद्रबरदाई था वो उसके पीछे पीछे गया, साथ में गजनी में गया, और वहां पर वो अपने मित्र से मिलता है। मिलने के बाद में वो कुछ ऐसी साजिश रचता है कि मोहम्मद गोरी को ये कहा जाता है कि मेरा जो मित्र है ये एक महान सम्राट है, तो ये बिना देखे भी शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, यानी केवल आवाज सुनकर तीर चलाना बिना देखे। तो मोहम्मद गोरी ने सोचा कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भारत का जो वो था ना, क्या युद्ध करने की जो कला थी वो दुनिया में सबसे ऊपर थी। लेकिन दिक्कत क्या थी? मेन दिक्कत ये थी कि यहाँ प्रचलन था दुश्मनों को माफ करने का, उनका प्रचलन कुछ ऐसा था ही नहीं। वही जो पहले गलती हुई थी वो मौर्य वंश में हुई थी। अगर अशोक ये प्रण ना लेता कि मुझे शस्त्र नहीं उठाने हैं, कलिंग युद्ध के बाद में शस्त्र डाल दिए, अगर वो प्रण ना लेता तो आज भारत का जो साम्राज्य है शायद इससे 10 गुना रहा होता। कारण क्या है? श्रीलंका में साम्राज्य था मौर्य वंश का, अफगानिस्तान आधा वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही था, जब चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने 4 जो उसके वे थे मुख्य जो स्थान थे वो दिए थे, बताया था। तो वो जो माफ करने की प्रथा थी भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं वही बात है ना, राजा को केवल दयावान होना चाहिए अपनी प्रजा के लिए। अगर प्रजा के अलावा वो दुश्मन के लिए दयावान हो गया
तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर संकट की स्थिति जरूर पैदा करेगा। ठीक है भाई, यहाँ बात क्या चल रही है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पहुंचा कहाँ, गजनी। उसने बताया कि मेरा मित्र यानी पृथ्वीराज चौहान क्या जानता है, शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। तो मोहम्मद गोरी ने बोला कि चलो ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को जो है तीर वगैरह जो भी थे, धनुष तीर, वो दिए जाएं और हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में चलाता है या नहीं चलाता है। तब पृथ्वीराज रासो के अंदर ही एक दोहा आता है, जो लाइन बोली गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूकमती चौहान। यानी चंद्रबरदाई बताता है पृथ्वीराज चौहान को इस श्लोक में, इस दोहे में, कि 4 बांस और 24 गज का जो डिस्टेंस बैठता है, 4 बांस 24 गज और 8 उंगलियों को मिलाकर जितना डिस्टेंस बैठता है, उतने डिस्टेंस पर बैठा हुआ है मोहम्मद गोरी। ठीक है, और एक ही तीर है, एक ही मौका है, अगर मार सको तो मार दो। उसके बाद में बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तीर चलाया जाता है और वो तीर मोहम्मद गोरी को लगता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज चौहान को अपनी कटार निकालता है, पृथ्वीराज चौहान को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है। ऐसा बताया गया है हमारे रिवाजों में, जो हमारी एक प्रथा वाली कहानी चली हुई आ रही है। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब उनका मानना इस बेस पे है कि अगर चंद्रबरदाई वहीं पे मर गया तो फिर किताब किसने लिखी, है ना। अगर चंद्रबरदाई वहीं पे मर गया तो जाहिर सी बात है, वो सब कुछ होने के बाद में अगर वो जिंदा रहता तभी तो किताब लिखता। अब वो थोड़ा सा मतभेद था, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक थी, ये निकल कर आई थी उस युद्ध से लगभग 200 साल बाद में, जब राजस्थान में ही एक व्यक्ति ने ये बोला कि मैं उसी वंश से रिलेट करता हूं। चंद्रबरदाई की जो प्रथा है, चंद्रबरदाई का जो वंश है, वो जो वंश चलता हुआ आ रहा है, मैं उसी वंश का हूँ। ठीक है, तो ये किताब मेरे पास में 200 साल पुरानी है, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। वहां से थोड़ा सा मतभेद शुरू हुआ कि अगर वास्तव में चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई तो फिर उसकी हत्या नहीं हुई होगी, वो मरा नहीं होगा, और अगर वो मर चुका तो फिर किताब उसके द्वारा कैसे लिखी जा सकती है। तो इसलिए जो इतिहासकार है उनका ये मानना है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये बात कब की है, तराइन का दूसरा युद्ध कब बताया मैंने, 1192 में ये घटना घटती है। उसके 2 साल बाद समय आता है 1194 का, और यहां होता है चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध भाई, चंदावर का। अब ये जो चंदावर का युद्ध था, ये किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी के साथ किसने दिया, जयचंद ने, जयचंद ने दिया। तो जयचंद इसका रिश्तेदार थोड़ी था मोहम्मद गोरी का। अगर जयचंद अपने घर वालों को धोखा दे सकता है, अपने देश को धोखा दे सकता है, तो फिर उसको धोखा क्यों नहीं दे सकता। इसलिए मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले उसकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान को खत्म किया, और फिर चंदावर के युद्ध में जो होता है मोहम्मद गोरी और किसके बीच, जयचंद के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा जयचंद की भी हत्या कर दी जाती है। धोबी का कुत्ता घर का नगाट का, इसको भी मरवाया और खुद भी मरा, है ना। किसके ऊपर, लालच के लिए। और फिर अगर किसी का प्रेम प्रसंग है और वो चीज हमें पता है, तो स्वयंवर में बुलाने का एक फर्ज था, पहली बात। को दूसरी बात, अगर नहीं बुलाया तो वो खुद की गलती माननी चाहिए थी। तीसरी बात, अगर संयोगिता खुद उससे प्रेम करती थी और वो उसके साथ में चली गई, तो फिर इतना बड़ा जो कदम था वो नहीं उठाना चाहिए। वो अपना झगड़ा है खुद का, वो अगर निपटता है तो ठीक है, लेकिन किसी दुश्मन को उसमें इन्वॉल्व करना, तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये दुश्मन है, और ये आज भी दुश्मन है, ये कल भी दुश्मन रहेगा। ठीक है, और अगर ये दुश्मन रहेगा तो जिसकी तुम हत्या करा रहे हो, यही फिर तुम्हारी भी हत्या करने वाला है। ठीक है भाई। तो 1194 में क्या हुआ, चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी मार दिया गया, और उसके बाद में भारत में किसकी शुरुआत हुई, मुस्लिम
साम्राज्य, यानी जो राजा, जो शासक दिल्ली पर अधिकार कर लेता था, वो माना जाता था कि उसने पूरे भारत पर अधिकार कर रखा है। ठीक है, क्योंकि शासन कहाँ से चला जाता था? दिल्ली से। ठीक है, तो वो चीज थी, इसलिए दिल्ली किसके कब्जे में आई? मोहम्मद गोरी के। तो भारत में जो इससे पहले भी आक्रमण हुए, मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो करके गया था, लेकिन वो करके चला गया था। जितने भी उसको लूटपाट करनी थी, वो लूटपाट करके निकल गया था। उसने अपना साम्राज्य नहीं बसाया भारत में। ठीक है, साम्राज्य किसने बसाया सबसे पहले? इससे पहले फिर महमूद गजनवी भी आया था, उसने भी लूटपाट की, वो भी चला गया। लेकिन जो सबसे पहला शासन जो शुरुआत हुई, वो हुई मोहम्मद गोरी के द्वारा, और मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारत का जो शासन था उसकी कमान सौंप दी, और खुद कहाँ चला गया? गजनी में। बीच बीच में आता रहता था चक्कर लगाना। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। ठीक है भाई, कुल मिलाकर समझ में आ गई त्राण के बाद, पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, कोई